नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास के एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक के पाठ्यक्रम के तहत हम लोग एक नए अध्याय पर आज पहुंचेंगे और ये नया अध्याय, ये नया चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यानी ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स। तो इस नाम से ही जो अध्याय का शीर्षक है, जो टाइटल है, इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आर्थिक जनजीवन के बारे में बात होगी, क्योंकि व्यापार का टर्म आया, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमी कैसी थी, उसकी बात होगी। राजा आया तो राजतंत्र यानी राजनीतिक दशा की बात होगी, और तीर्थयात्री की बात आई तो इसका मतलब धर्म संस्कृति की बात होगी। तो इतिहास के सभी पहलुओं को समेटने वाला ये टॉपिक है। हिस्ट्री के हर एक डायमेंशन को इंक्लूड कर रहा है। इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है और कल्चरल या रिलीजियस हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है। तो अब बात आती है कि आखिर ये अध्याय जो इसका शीर्षक बनाया गया, किस कालखंड के इतिहास की जानकारी दे रहा है, कौन सा टाइम पीरियड है। तो चलिए आज इसके पहले लेक्चर में इसी बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यानी एक बार फिर से देखिए, आप आज अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स, जिसके हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर पर है, यानी पहला लेक्चर आज इसका हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब एक बात और समझिए कि जब भी किसी अध्याय का नामकरण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि सीटेट परीक्षा में जिस तरह का पाठ्यक्रम है, उसमें आप अगर एनसीईआरटी को बहुत ढंग से कर लेते हैं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको फिर सीटेट जैसी परीक्षा के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एसएसटी के अमूमन सभी प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू फॉलो किए जाते हैं, और इस क्रम में यहां पर हम लोग एनसीईआरटी के एक एक अध्याय पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में आज चैप्टर 9 में मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि किस कालखंड का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एक रूपरेखा इसकी देखते हैं। यह है मौर्योत्तर कालीन भारत या मौर्योत्तर काल, इसे कहते हैं पोस्ट मौर्य एज। पोस्ट मौर्य एज, मौर्योत्तर काल। अगर हम समय के अनुसार इसको मेंशन करें, इसको देखें, तो इसका समय जो होगा वो होगा लगभग आप कह सकते हैं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास यानी 3rd सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक। 3rd सेंचुरी एडी तक का ये इतिहास है। तो अब इस क्रम में एक बात स्पष्ट हो गई कि ये जो अध्याय 9 है, जो चैप्टर 9 है, ये किस कालखंड पर प्रकाश डालता है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ये हम नाम दे सकते हैं मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट मौर्य एज। और अगर टाइम को काउंट किया जाए तो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक की ये हिस्ट्री है। अब इसमें ये नामकरण कैसे हुआ, तो इस संदर्भ में यहां पर एक आप नोट्स लिखिएगा।
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसे मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल की संज्ञा दी जाती है। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ Mauryan Empire, a new era was begun, named as post-Maurya age. पोस्ट-मौर्य एज मौर्योत्तर काल की संज्ञा दी जाती है, इसी को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। अब आगे देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में या भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग राजवंशों की सत्ता स्थापित हुई। अलग अलग राजवंशों की सत्ता स्थापित हुई, जिन्हें मौर्योत्तर कालीन राजवंश कहा गया। मौर्योत्तर कालीन मौर्योत्तर कालीन राजवंश कहा गया। कहा गया। ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्य एज, during the post Maurya age, rule of different dynasties या various dynasties were established
were established were established in different region of Indian subcontinent. Indian subcontinent. These dynasties, these dynasties, these dynasties called were called post-modern dynasties. Post-modern dynasties. तो इस तरीके से एक राजनीतिक परिवर्तन आप देख रहे हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप के जिन भागों में मौर्यों ने अपना एक विशाल साम्राज्य कायम किया था, अब वहां पर राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं रही। यानी अब पाटलिपुत्र उस स्थिति में नहीं रहा जो मौर्यों के समय महत्व उसका था, या वो एक सेंटर था नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स का। अब आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग राजवंशों की सत्ता आई। अब राजवंश किसे कहते हैं, तो बच्चों ये टॉपिक तो आपको याद ही होगा। जब हम लोग मौर्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने स्पेशली एनसीईआरटी में दिया भी है, जिस पर चर्चा की थी कि राजवंश का मतलब क्या होता है। तो अलग अलग राजवंशों की सत्ता स्थापित होती है, इसीलिए किसी एक राजवंश के नाम के साथ इस कालखंड को नहीं जोड़ा जाता। जैसे भारत के इतिहास में खासकर आप देखेंगे किसी काल विशेष को, किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड को एक स्पेसिफिक डायनेस्टी के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, सल्तनत काल, तो ऐसा नाम यहां पर नहीं प्रयोग किया जा रहा है। इसे मौर्यों के बाद का काल कहा जा रहा है, क्योंकि कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई एक सेंटर पावर नहीं है, कोई एक डायनेस्टी नहीं। तो अब इस क्रम में आप देखेंगे अलग अलग राजवंश थे, अलग अलग हिस्सों में शासन कर रहे थे, इन्हें कहा गया मौर्योत्तर कालीन राजवंश, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज। तो इन्हीं राजवंशों को दो भागों में बांटा जाता है। मौर्योत्तर कालीन राजवंश को दो भागों में बांटा गया है। पहला मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश, मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश, और दूसरा मौर्योत्तर कालीन विदेशी राजवंश। विदेशी राजवंश यानी द पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज were classified
were classified into two following categories. One, post-modern Indian dynasties, and another is post-modern foreign dynasties. फॉरेन डायनेस्टीज। तो जरा देखते हैं इसमें मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश और विदेशी राजवंश कौन से थे। मौर्योत्तर कालीन राजवंश, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज। भारतीय राजवंश, इंडियन डायनेस्टीज और दूसरा विदेशी राजवंश, फॉरेन डायनेस्टीज। अब जरा हम भारतीय राजवंशों की बात करें तो इसमें सुंग वंश, सुंग डायनेस्टी, दूसरा कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी, और तीसरा सातवाहन वंश। सातवाहन डायनेस्टी। ऐसे कुछ प्रमुख विदेशी राजवंशों की बात करें तो हिंद यमन, इंडो ग्रीक, शक, सकाज, पहलव यानी पार्थियंस, कुशानाज। इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर अलग अलग राजवंशों की सत्ता आई। अब इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे शक्तिशाली हुए वो थे सातवाहन, जिन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया दक्कन में। तो जो सातवाहनों का प्रभाव था बेसिकली वो अगर देखा जाए तो कहां था, दक्कन में। ये दक्कन में अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में। दूसरी तरफ अगर सबसे शक्तिशाली राजवंशों की हम बात करें तो आप पाएंगे कि उसमें नाम आता है कुषाणों का।
इसमें नाम शामिल होता है कुषाणों का। कुषाण। अब कुषाण में अगर हम देखें तो इनका प्रभाव, आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी कि उत्तर भारत में इनकी दो राजधानियां थी, मथुरा और पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो नॉर्दर्न इंडिया में कुषाणों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया इनमें से, और दक्कन के इलाकों में सातवाहनों। तो ये तो एक राजनीतिक परिवर्तन था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसी के अनुरूप धर्म संस्कृति में, इसी के अनुरूप आर्थिक जीवन में परिवर्तन आता है, यानी इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस अध्याय में, एनसीईआरटी के इस पाठ्य पुस्तक में इन्हीं बातों को फोकस किया गया और इन्हीं को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। और साथ में देखेंगे सुदूर दक्षिण में, यानी प्रायद्वीपीय भारत के भी दक्षिण में, जो हम लोग संगम साहित्य की चर्चा में एक बार पढ़ चुके हैं कि तीन राजवंशों का उदय हुआ, चोल, चेर, पांड्य, उनका भी इतिहास यहां पर हम मौर्योत्तर काल में जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप यहां पर उत्तर और दक्षिण भारत के इतिहास में, नॉर्थ और साउथ इंडिया की हिस्ट्री में क्या पॉलिटिकल चेंज होते हैं, क्या इकोनॉमिकल चेंज होते हैं, क्या कल्चरल चेंज होते हैं, इसी का अध्ययन इस अध्याय में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि सुदूर दक्षिण में अगर देखा जाए, सुदूर दक्षिण यानी डीप साउथ की अगर मैं बात करूं, तो आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर संगम कालीन राजवंशों का उदय होता है। इन्हें संगम कालीन राजवंश कहा गया है। संगम एज डायनेस्टी कहा गया। तो ये संगम एज डायनेस्टीज कौन थी? तो इसमें आप देखेंगे चोल यानी चोलाज, चेर, चेरा और पांड्य। पांड्य। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यहां पर संगम कालीन राजवंशों का इतिहास आता है। तो हम संगम कालीन राजवंश के बारे में एक बार फिर से कुछ चीजों को देखेंगे, और उत्तर और दक्कन के इलाके में कौन कौन से राजवंश आए और इन्हीं के प्रभाव से क्या क्या आर्थिक जनजीवन पर प्रभाव पड़ा, परिवर्तन आया, समाज पे क्या परिवर्तन आया, इन सब की चर्चा इस अध्याय में की गई। तो चलिए अब अपने पाठ्य पुस्तक को देखते हैं और वहां से देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से बन सकता है। तो लिखा है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, यानी व्यापार के संदर्भ में कुछ बातें और जो व्यापारी आए इनके संदर्भ में कुछ बातें दी गई। ये कह रहा अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। तो काले पालिश वाले बर्तन कहां? उत्तर में। ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसका चित्र भी आपने देखा था। इन्हें क्यों उत्तरी काले चमकदार बर्तन की संज्ञा दी गई, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों कहा गया? तो इसका एक कारण बताया गया था जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां और थालियां, यानी इन बर्तनों में अगर देखा जाए तो जैसे कटोरियां और थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। तो ये जो खूबसूरत बर्तन है, ये इस उपमहाद्वीप में, इस सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग भागों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, यानी अलग अलग इलाकों में इस तरह के बर्तन, ये विशिष्ट बर्तन जो उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन कहलाते हैं, ये देश के अलग अलग भागों में, उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कैसे आए? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, यानी यहां पर आया व्यापार,
और व्यापारी यानी ट्रेड और ट्रेडर्स। और किस चीज के व्यापार की बात हो रही? तो उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन या चमकदार बर्तन। पॉलिशदार की जगह पर चमकदार भी लिखा रह सकता, चमकदार बर्तन। तो इनका व्यापार हुआ और व्यापारी इन्हें जहां ये निर्मित होते थे वहां से लेकर अन्य भागों में पहुंचे। तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, इसमें आधार लिया गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का। इसकी बात की जा रही, इसके ट्रेड और इससे रिलेटेड ट्रेडर्स की बात की जा रही, जो हम लोग चैप्टर 8 में वेयर पढ़ चुके हैं कि इसे क्यों नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर नाम दिया गया। ये एक बहुत फाइन पॉटरी थी, एक बहुत सुंदर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। स्पेशली अगर देखा जाए तो बॉल्स, कटोरियां और प्लेट्स यानी थालियां। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं और इस तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं कि इन चीजों का ट्रेड होता था। तो ट्रेड और ट्रेडर्स और कौन से चीज की ट्रेड की बात हो रही है आपके सामने। अब ये कह रहा है कि हम दक्षिण भारत की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत, यहां पे व्यापार की स्थिति देखिए। साउथ इंडिया किन चीजों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये बताने की कोशिश है, जैसे सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मैंने आपको बताया भी था, कोलार की खान, कोलार की खान, कोलार माइंस, या फिर इसी तरीके से मसाले, गर्म मसाले, स्पाइसेस, गर्म मसाले जिसमें विशेषकर अगर देखा जाए तो काली मिर्च, काली मिर्च, फिर कीमती पत्थर, प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर, इन चीजों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे, यानी इसी को काला सोना कहा जाता था। कहां पर? रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर। यह दिखाता है कि किस तरह से उस जमाने में रोम के साथ भारत का व्यापारिक संपर्क था। प्राचीन रोमन साम्राज्य से, एंशियंट रोमन एम्पायर से इंडिया का ट्रेड कनेक्शन, और ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं जिसमें अरिकामेडू की बात हुई थी। तो पुडुचेरी के पास एक रोमन बस्ती मिली है, रोम के व्यापारियों का गढ़ वो माना जाता था भारतीय उपमहाद्वीप में, अरिकामेडू, जहां से रोम में बने हुए कुछ बर्तन मिले, चाहे एम्फोरा की बात करें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये दिखाता है कि रोमन साम्राज्य में उस समय गर्म मसालों की बहुत मांग थी। भारत से गर्म मसाले, खासकर मालाबार के तटों से, जहां पर मैंने बात की अरिकामेडू की बस्ती मिली है, वहां से व्यापार का संपर्क प्रमाणित होता। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, यानी अरेबियन सी से होते हुए, रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच गए और वहां से व्यापार जुड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हैं अरब सागर और लाल सागर से ये व्यापारिक मार्ग भूमध्य सागर तक जुड़ा हुआ था, और भूमध्य सागर से लगा हुआ रोम का क्षेत्र जहां पर ये व्यापारी सामान पहुंचाते थे। तो समुद्री जहाजों का भी प्रयोग करते थे और थल मार्ग से भी व्यापार होता था। यानी ये भी दिखा रहा है कि व्यापार का जो मार्ग था, व्यापार वो दोनों तरह के मार्ग से होता था, समुद्री मार्ग से भी और थल मार्ग से भी। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। अब देखिए, रोमन सोने के सिक्के, रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले। तो रोमन गोल्ड के बने हुए कॉइन्स ये प्रमाणित कर रहे हैं, यानी इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो ये जो लाइन लिखी है, उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, एग्जाम में आ सकता है। तो ये किन दिनों की बात कर रहा है?
उन दिनों का मतलब यहां पर क्या है, पर्याय क्या है? तो आप कह सकते हैं ये उस समय की बात है जब रोम और भारत के बीच में व्यापारिक संपर्क बढ़ा, तो मौर्योत्तर काल का समय आ चुका था। यानी दक्कन में सातवाहनों का राज्य कायम हो चुका था, उत्तर भारत में कुषाणों का राज्य कायम हो चुका था, और इस तरह से अलग अलग राजवंशों की सत्ता थी। यानी ये आप कह सकते हैं मौर्योत्तर कालीन समय की बात कर रहा है, पोस्ट मौर्य एज की बात कर रहा है। तो रोमन गोल्ड कॉइन्स का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि साउथ इंडिया के साथ हमारा कनेक्शन रोमन एम्पायर से था। और इसके साथ साथ यहां पर आप कह सकते हैं कि उस समय साउथ इंडिया कुछ व्यापार के लिए, जैसे गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पीपर के लिए, और साथ में प्रीसियस स्टोन के लिए फेमस था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार से जुड़ी एक कविता देखिए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य से भी मिले, संगम कविताओं में भी इसका जिक्र हुआ। जैसे नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन किया गया। अब देखिए यहां पर एक पत्तन का जिक्र है, पुहार पत्तन। पुहार पत्तन या पुहार पोर्ट, पुहार पोर्ट जो उस समय अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र था। और कहां स्थित था? पूर्वी समुद्र तट पर, पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। ईस्टर्न सी कोस्ट, ईस्टर्न सी कोस्ट पर यह स्थित था। अब यहां पर यह कह रहा है समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, यानी देखिए घोड़े का जिक्र हुआ, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, काली मिर्च का जिक्र हुआ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, हिमालय से भी कीमती रत्न और सोना मिल रहा है, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यानी ये पूरा व्यापार का वर्णन है कि म्यांमार से मिट्टी के बर्तन का आयात होता था, दुर्लभ कीमती सामानों का आयात होता था, श्रीलंका से खाद्यान्न आते थे, गंगा और कावेरी से भी खाद्यान्न या फसलें व्यापार के लिए ले जाई जाती थी। जो तटीय, जो यहाँ पर डेल्टाई मैदान था, गंगा का मैदानी इलाका और कावेरी के डेल्टाई भाग में जो फसलें तैयार होती थी, यानी अनाज का व्यापार। पूर्वी सागर यानी जो ईस्टर्न सी है, बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र, वहां मूंगा, और इसके साथ साथ दक्षिण सागर, हिंद महासागर के क्षेत्र में जो मोती निकाली जाती थी, और फिर कर्नाटक से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियों से, जो बाबा बुदान की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां प्राप्त होती थी, हिमालय से जो रत्न और सोना मिलता था, ये सब व्यापार में प्रयुक्त होता था। यानी आयात निर्यात की चीजों के बारे में जानकारी दे रहा। तो पुहार एक व्यापारिक पत्तन था जहां पर इस तरह की चीजें व्यापार के लिए आया करती थी। आगे बढ़े तो इसी पर पूरी जानकारी दी गई है कि श्रीलंका से क्या आयात होकर आता था, म्यांमार से क्या आयात होकर आता था, और इसके साथ साथ यहां पर गंगा और कावेरी के मैदानी इलाकों में क्या चीजें तैयार होती थी जो व्यापार के लिए लाई जाती थी। तो इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए वस्तुओं की जानकारी हमें संगम पोएम्स में मिली है, संगम लिटरेचर से हमें इनके बारे में पता चलता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट का जिक्र हुआ है, और वो पोर्ट है पुहार, एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी पूर्वी तट पर यह स्थित था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते भी खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर। तो समुद्री रास्तों की बात,
अब समुद्र के किनारे चलते थे, यानी तटों के किनारे किनारे, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहां पर व्यापारिक मार्गों में प्रयुक्त होता था। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इधर जो अरब का प्रायद्वीप है, यहां के ईस्टर्न कोस्ट, यानी ये हुआ ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, ये हुआ पूर्वी तट। तो यहां से जो नाव चलती थी वो बेसिकली कहां आ रही है? अरब सागर क्षेत्र में, अरब सागर में, और फिर ये भारत के रीजन में यहां पर, यानी कि यहीं से लगा हुआ भारतीय क्षेत्र, तो भारत तक इस तरह से अरब सागर तक ये पहुंचते थे। तो जो मानसूनी पवनें थी, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मानसूनी पवनें जो अरब सागर की ओर थी, ये इनको आगे बढ़ने में मदद करती थी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। ये उस समय की एक तकनीक थी कि शिप बिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका था। तो समुद्री मार्ग का प्रयोग व्यापार में प्रचलित था। सी रूट से ट्रेड होता था, और इस तरह से बड़े बड़े शिप और पोर्ट यहां पर डेवलप हो चुके थे। फिर आगे देखिए, समुद्र तटों से लगे राज्यों का जिक्र कर रहा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, सदर्न पार्ट में, बड़ा तटीय प्रदेश है। तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को जब आप देखते हैं, आप इसे पढ़ भी चुके हैं, तो आप पाते हैं कि भारत में दो तटीय मैदानी इलाके हैं। ये यहां हमारा पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, और ये हमारा पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है। पूर्वी तट जो सागरीय भाग से लगा है, क्योंकि आप जानते हैं इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन। तो इस तरह से एक तटीय मैदानी इलाका यहां पर यह हमें दिखाई देता है। तो बड़ा तटीय प्रदेश है, जो लगभग अगर लेंथ में देखा जाए तो ये 6100 किलोमीटर लंबा है। पूर्वी और पश्चिमी तटों को मिला दिया जाए तो लगभग 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं इन दोनों तटों से जो लगे हैं, इन तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश, इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं, और नदियों द्वारा निर्मित मैदान हैं। तो यहाँ की जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, भू आकृतिक विशिष्टताएं हैं, वो विविधताओं से भरे हैं। जैसे पश्चिमी घाट भी इसका एक किनारा है, पूर्वी घाट है, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, और दक्कन का पठारी इलाका है, और तटीय मैदान है। तो नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो ये जो तटीय मैदान है, इसमें खासकर ये जो तमिलनाडु से लगा हुआ कावेरी डेल्टा का मैदान है, कावेरी डेल्टा, ये सबसे उपजाऊ इलाका है इस क्षेत्र का। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। तो इन व्यापार से इनको लाभ मिला, इससे समृद्धि आई, यहाँ के राजतंत्र शक्तिशाली हुए। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है? मुवेंदार। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम लाइन लिखी है। यह है, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। तो प्रश्न आ सकता है, मुवेंदार कौन था? यह एक तमिल शब्द है। मुवेंदार देखिए एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया, इसी को कहा गया है मुवेंदार, तीन मुखिया। तो तीन शासक परिवारों के लिए, जिनकी मैं चर्चा भी कर रहा था, उनके मुखियाओं के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। ये थे चोल, चेर और पांड्य। तो ये कह रहे हैं जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में
2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो 2300 साल पहले का मतलब क्या हुआ? 300 ईसा पूर्व के आसपास का समय, 3rd सेंचुरी बीसी में बात कर रहा था। तो इस तरीके से चोल, चेर, पांड्य, जिनको आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहां इनका राज्य, ये चोलों का राज्य था, ये पांड्यों का राज्य था, ये चेरों का राज्य था, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और चोलों के राज्य में स्थित पुहार बंदरगाह। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य भी बच्चों याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिस पुहार बंदरगाह या पोर्ट की बात हुई थी, वो कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। कावेरी नदी के मुहाने पर, माउथ पर। और ये किस राज्य में आप देख रहे हैं स्थित है? चोल राज्य में। तो पुहार ऑन द माउथ ऑफ कावेरी इन चोला किंगडम। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण के 3 प्रसिद्ध राज्य थे। तो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, इसके अंतर्गत आप यहां पर चोल, चेर और पांड्य के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इस पर हम लोग संगम साहित्य पर चर्चा कर चुके हैं। संगम पोएम में इनका जिक्र आता है। तो चोलों का राज्य आप देख रहे हैं उत्तरी तमिल प्रदेश में, पांड्यों का राज्य दक्षिणी तमिल प्रदेश में, और चेरों का राज्य मालाबार के तटीय इलाकों में, आज के केरल राज्य में। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार था, जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना गया, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। तो ये पूरी लाइन ही मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी लाइन बच्चों याद कर लीजिए कि इन तीनों मुखियाओं यानी चोल, चेर, पांड्य की बात करें तो इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक तटीय राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी। देश के अंदरूनी भाग में, इनके राज्य के अंदरूनी भाग में एक राजधानी होती थी। तो चोलों की 2 राजधानी, पांड्यों की 2 राजधानी, चेरों की 2 राजधानी, इस तरह से 6 केंद्र हो गए। और इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक पुहार चोलों की तटीय राजधानी थी, और वैसे उरैयूर इनकी राजधानी थी, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये संगम कालीन राजवंश हो गए। तो ये जो 3 चीफ्स थे, इनके बारे में आपने जाना, और इनके कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में जाना, जिसमें मैंने कहा मदुरै और कावेरी पत्तनम या पुहार सबसे महत्वपूर्ण है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी नियमित कर का प्रचलन नहीं था, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी यानी कुछ अपने पास अपने हिस्से में, और बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों को, जो आश्रित कवि थे उनको बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। और यही है संगम कविताएं। फिर ऐसे ही इनके लगभग 200 वर्षों के बाद आप देखेंगे पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो सातवाहनों का प्रभाव आया। आप मानचित्र में एक बार फिर से देखें, यह है सातवाहनों का राज्य। सातवाहन राज्य वेस्टर्न इंडिया, आज के महाराष्ट्र और आंध्रा के इलाके में। तो इनके लगभग 200 वर्षों बाद, मौर्योत्तर काल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 200 वर्षों बाद, यानी लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी आने वाली थी, तो उस क्रम में सातवाहन राजवंश का उदय होता है दक्कन में। दक्कन में, आज के महाराष्ट्र के रीजन में, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश में सबसे महान शासक कौन था? आंसर क्या लगाएंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें
जानकारी कहां से मिलती है? तो उनकी मां थी गौतमी बलश्री, इन्होंने दान दिया और इसके दान में एक अभिलेख मिला है जिसे हम नासिक अभिलेख कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से एक अभिलेख मिला और इसी को हम यहां पर नासिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। नासिक अभिलेख, यह अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री ने लिखवाया था और सभी सातवाहन शासक जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है और अन्य सभी सातवाहन शासक हैं, इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता। यानी जो सातवाहनों का राज्य था, सातवाहनों के राज्य को क्या कहते थे? दक्षिणापथ। इसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता। तो दक्षिणापथ क्यों कहा? क्योंकि दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए इसी नाम का प्रयोग होता था। फिर श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो इनके पास, सातवाहनों की एक विशेषता थी कि इनके पास अपनी एक नौसेना भी हुआ करती थी। खासकर श्री सातकर्णी की बात हो रही है और गौतमी पुत्र सातकर्णी इसमें सबसे महान राजा हुआ। तो ये मौर्योत्तर काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। अब आज जो हमने पढ़ा उस पर कुछ प्रश्नों को अब देखते हैं, प्रश्न हल किए जाएं। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया? Which three dynasties are referred to as मूवेंदार in the संगम poems? तो अभी अभी आपने पढ़ा है मुखियाओं के लिए शब्द प्रयोग हुआ है मूवेंदार, जिसमें चोल, चेर और पांड्य शामिल थे, यानी इसमें ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप सही करके आएंगे परीक्षा में। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च को एक विशेष नाम मिल गया था रोमन साम्राज्य में। किस नाम से इसे बुलाया जाता था? इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, यानी काला सोना। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज आपने मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखा कि मौर्योत्तर काल किसे कहते हैं और मौर्योत्तर काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश आए। यानी आज हम लोगों ने पोस्ट मौर्य एज के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी। तो अगली क्लास में मैं इसी अध्याय पर अगला लेक्चर लूंगा। यानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 ही और इसका लेक्चर नंबर 2। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।